हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर 12th बिजनेस क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का। हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड यूनिट है, जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है भाई? मीनिंग इसका देखिए सबसे पहले कि बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर व्हेन द बिजनेस हैव्स नो कंट्रोल। तो व्यावसायिक वातावरण से अभिप्राय उन कारकों के कुल योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और जिनका व्यवसाय के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता भाई। इट हैज़ बोथ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द बिजनेस। ये दोनों चीज़ें होती हैं बिजनेस के लिए, अवसर भी होते हैं और चेतावनी भी होती है भाई आपकी। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल टू मैनेजर टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। तो व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन क्या करता है? प्रबंधकों को पहचान कराता है अवसरों की, और जो है वार्निंग सिग्नल है, जो चेतावनी है, उनके भी संकेत देता है भाई। अब इसकी फीचर्स क्या क्या हैं भाई आपकी? देखिए, सबसे पहली जो फीचर है इसकी वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस भाई, मतलब बाह्य शक्तियों की प्रभुता भाई। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर विच अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस एंड ओवर द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। तो व्यावसायिक वातावरण क्या है? उन कारकों का कुल योग है, उन शक्तियों का जो व्यवसाय के बाहर स्थित रहती हैं, जिन पर व्यवसाय कोई नियंत्रण नहीं रहता भाई आपका। ठीक है। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज भी। इसमें क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक फोर्स भी होती हैं, कुछ जनरल फोर्स भी होती हैं। स्पेसिफिक कौन सी होती हैं? दोज फोर्सेज विच द फर्म्स इंडस्ट्री स्टेट सेपरेटली। तो वे फोर्सेज होती हैं जो इंडस्ट्री को प्रभावित करती हैं, जैसे कस्टमर सप्लायर है, कम्पिटिटिव फर्म है, इन्वेस्टर्स हैं भी आपकी। तो स्पेशल विशेष तौर पर प्रभावित करती हैं। और जनरल जो फोर्सेज हैं ये क्या करती है? सभी फर्मों को समान रूप से प्रभावित करती हैं भी आपकी, जैसे सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्निकल है भाई। जनरल जो फोर्सेज है वो तो सामान्य रूप से सभी फर्मों को प्रभावित करती हैं, लेकिन स्पेशल फोर्स है वो अलग अलग फर्म को अलग अलग रूप से प्रभावित करती हैं भाई आपकी। उसके बाद है इंटर रिलेटेडनेस, परस्पर जो निर्भरता होती है इनकी भी। द डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कोरिलेटेड भी। विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं व्यावसायिक वातावरण के वो आपस में एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं भाई आपके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट देर इज ए चेंज इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। मान लीजिए एक आयात निर्यात नीति में परिवर्तन हो गया विद द कमिंग ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के आने से। इन दिस वे चेंजिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट ऑफ टू पावर चेंज द इम्पोर्ट भी। नई सरकार ने क्या किया भाई? मतलब आयात में बदलाव कर दिया। एक्सपोर्ट पॉलिसी आर क्या है? पोटेंशियल एंड इकोनॉमिक चेंज रिस्पेक्टिवली भी। तो इस प्रकार जो है हमारी जो निर्यात पॉलिसी है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी आर्थिक रूप से। तो ये क्या होता है? एक फैक्टर होता है जो अदर फैक्टर को प्रभावित करते हैं भाई। उसके बाद है डायनेमिक नेचर भी, मतलब गतिशील जो प्रकृति होती है। व्यावसायिक वातावरण क्या होता है? बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है और उनमें लगातार क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है भाई आपका। तो डायनेमिक नेचर के होते हैं आपके। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनिश्चितता भी आपका। नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज द कंटिन्यू टू चेंज क्विकली भी। तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता निश्चित रूप से कि व्यावसायिक वातावरण के घटक कैसे होंगे भाई, क्योंकि ये क्या होते हैं? लगातार क्या होते रहते हैं भाई? बदलते रहते हैं आपके। द प्रोफेशनल पीपल हु डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी, जो पेशेवर व्यक्ति जो व्यावसायिक नीतियाँ को तय करते हैं, टेक इन टू कंसिडरेशन द लाइकली चेंज बिहेव बिफोर हैंड भाई। वो क्या करते हैं? जो परिवर्तन होते हैं उनको भी क्या करते हैं? वो अपनाते हैं भाई। ये कभी भी परिवर्तन हो सकते हैं आपके भी। एक रिस्की जॉब है ये, इसके लिए कोई भी जो है अनुमान लगाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है बहुत वेरी रैपिड, बहुत तेज़ी से टेक्निक चेंज होती है। नो बडी कैन एंटिसिपेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर स्विफ्ट टेक्नोलॉजी चेंज। कोई भी ये नहीं कह सकता कि कब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए अभी आपकी। ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, कुछ भी घटना घट सकती है। फैशन के बारे में यही स्थिति आपकी। उसके बाद है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भाई। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हमारी कठिनाई या जटिलता भी आपका। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट कंपनी ऑफ मैनी फैक्टर्स भी। कंपेरिज जो इन्वायरमेंट वातावरण है वो बहुत सारे तत्वों के साथ उसकी तुलना की जाती है, बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑल फैक्टर रिलेटेड टू ईच अदर, सभी कारक क्या से संबंधित हैं आपके। देयर इंडिविजुअल एफर्ट इफेक्टेड द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज भी। तो व्यक्तिगत रूप से व्यावसायिक वातावरण को वो पहचान नहीं दिलाते आपके। दिस इज परहैप्स द रीजन विच मेक्स डिफिकल्ट टू द बिजनेस टू फेस देम, इसलिए उनको सामना करने विषय के लिए क्या है भाई? बहुत मुश्किल है। तो व्यावसायिक वातावरण जो उसको बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है और सभी तत्व दूसरे से संबंधित होते हैं भाई। ठीक है। तो उसके बाद है रिलेटिविटी भी, संबंधता हम बोल सकते हैं आपका। बिजनेस वातावरण इज ट्रीटेड एज टोटल कंडीशंस लोकल कंडीशंस एंड दिस इज द रीजन एज टू वाई द बिजनेस इन्वायरमेंट हैपन टू डिफरेंट कंट्री डिफरेंट इन द सेम कंट्रीज डिफरेंट प्लेसेज में। तो व्यावसायिक वातावरण क्या होता है भाई?
लोकल कंडीशन से भी संबंधित होता है कि अलग अलग देश की डिफरेंट कंडीशन होती हैं, या फिर एक ही देश में डिफरेंट प्लेसेस की भी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं भाई। तो उसके अनुसार ही प्रभावित होता है भाई। कहाँ की जलवायु गर्म है, कहीं की जलवायु आर्द्र है, कहीं का ठंडा मौसम है, कहीं पे पानी आसानी से मिल जाता है, फिर रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं, कहीं पर नहीं मिलते, कहीं पे बरसात का मौसम रहता है। तो डिफरेंट एक देश में डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट इन्वायरमेंट हो सकता है, फिर अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग इन्वायरमेंट हो सकता है। अब है इसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का भी। सबसे पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी, प्रथम प्रस्तावक लाभ भी। तो क्या होता है द बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या होता है भाई, हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं भाई आपके, ठीक है, ताकि उपलब्ध अवसरों का हम समय पर क्या कर सके भाई, लाभ उठा सके। और जो कंपनी इसका लाभ उठा लेगी वो क्या होगा भाई, फर्स्ट मूवर होगी भाई, सबसे पहले वो लाभ उठाने वाली होगी, वो बेनिफिशियल रहेगी। दूसरा है भाई वार्निंग सिग्नल भी, चेतावनी जो संकेत होता है। अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द थ्रेट कॉम्प्लेक्स भी। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन के द्वारा हम अवसर तो प्राप्त करते ही करते हैं, अवसरों का तो अध्ययन करते ही करते हैं, साथ ही साथ हमें क्या होता है भाई, जो हमें चेतावनी है भविष्य के बारे में, उसका भी हमें क्या होता है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है भाई। तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में पहले से ही कोई ना कोई इंतजाम करके रखते हैं भाई। उसके बाद है टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज भी, टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जो उपयोगी संसाधन है ना, उनको टेपिंग करना। एक संगठन को जरूरत होती है नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कौन कौन से संसाधनों की जरूरत होती है, मटेरियल की, मशीन की, मैन की, मनी की भाई। तो जैसे सामग्री है, मशीन है, मानव है और धन है, इन सभी की जरूरत होती है एक संगठन को भी। विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस भी, इन संसाधनों की सहायता से क्या किया जाता है, वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं भाई आपकी। ए बिजनेस गेट रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, एक व्यवसाय ये जो स्रोत है कहाँ से प्राप्त करता है, वातावरण से। एंड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सेम इन्वायरमेंट, और फिर क्या करता है, उसी वातावरण में वस्तु और सेवाएं प्रदान करता है। स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट टेल बिजनेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड व्हाट कैन इट मेक अवेलेबल टू गेट नीड फुलफिल भी। तो एक जो अध्ययन हमें बताता है कि जिस व्यवसाय को जिसकी जरूरत होती है वो वातावरण से प्राप्त करता है और वातावरण को उपलब्ध करवाता है। इट इज़ पॉसिबल टू गेट यूजफुल रिसोर्सेज फ्रॉम द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसलिए क्या है भाई, व्यवसाय को वातावरण के जो हमें संसाधनों का उपयोगी प्रयोग करना चाहिए भाई। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस भाई, बदलते वातावरण के साथ सामंजस्य। इन दिनों क्या भाई, जो व्यावसायिक वातावरण है काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, बदल रहा है अभी आपका। बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे कंपटीशन है, फैशन है, ग्राहकों की संख्या है, तकनीक है, ये बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं, क्विकली चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं भी आपकी। चेंज डू नॉट इफेक्ट द बिजनेस एज मच द रेपिडली चेंज भाई। तो जितनी जल्दी बदल रहे हैं उतनी जल्दी हम बिजनेस को तो नहीं बदल सकते भाई आपका, ठीक है। इट मीन्स दैट इफ द स्पीड ऑफ चेंज इन लिटिल लेस इट कैन बी फेस्ड, यदि थोड़े से बदलाव है तो उसको तो हम फेस कर सकते हैं विद कंपेरेटिव एज, बट टू फेस रेपिडेटली चेंज ए वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं उनको उनके अनुसार अपने आप को बदलना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल कार्य है भाई। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली बाई कॉन्स्टेंट ओवर बाई द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड स्टडिंग इट सिमिलरली भाई। तो क्या करते हैं हम, छोटे चेंज के साथ तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर लगातार बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, लगातार तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके अनुसार अपने आप को नहीं बदल सकते भैया। उसके बाद है आपका असिस्टेंट इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी, जो है नीति बनाने में और योजना बनाने में भी क्या है भाई, सहायक है आपका। क्योंकि जो वातावरण चेंज हो रहा है आपका, उसके अनुसार हम भविष्य बारे में क्या नीति बना सकते हैं। द नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट प्रेजेंट एंड बेसिक ऑफ प्लानिंग पॉलिसी भी। तो व्यावसायिक वातावरण हमें क्या प्रदान करता है भाई, जो नीतियाँ हैं और जो योजनाएं हमारी, उनके लिए आधार प्रस्तुत करता है। फॉर एग्जाम्पल ITC होटल जो थे, उन्होंने डिसाइड किया भाई एस्टेब्लिश इन मैनी न्यू होटल्स अब्रोड भी एंड इन इंडिया। उन्होंने विदेशों में और भारत में अपने जो होटल स्थापित, बहुत सारे होटल स्थापित करने का निर्णय लिया आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ बिजनेस, व्यावसायिक वातावरण का सावधानी से अध्ययन करने के बाद। दे फेल्ट दैट टूरिज्म इंडस्ट्री वाज बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये पाया कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, जो वाणिज्यिक उद्योग की इंडस्ट्री है आपकी, जो टूरिज्म वाली है जो आपकी, ये इंडस्ट्री क्या है भाई, वर्ल्ड में इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है भाई, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी। इन फ्यूचर पार्टिकुलरली ब्राइट इन इंडिया, इसका जो फ्यूचर भविष्य में भारत में क्या है, बहुत मतलब सुनहरा है भाई आपका। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ ए स्पेशल इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। जो सरकार है वो भी काफ़ी रुचि दिखा रही है इस इंडस्ट्री के विकास में, बिकॉज मैनी रीजन, इसके बहुत सारे कारण हैं। एग्जाम्पल द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से क्या होगा, विदेशी विनिमय की प्राप्ति होगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है।
तो ITC जो होटल थे उन्होंने क्या किया भाई, भविष्य की रणनीति बनाई कि अपने जो होटल्स हैं वो इंडिया में और वर्ल्ड में खोले जाएंगे भाई आपके। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस भी। परफॉर्मेंस में क्या होता है, सुधार होता है व्यावसायिक वातावरण के अनुसार अपने आप को डाल लेंगे तो हमारा क्या होगा भाई, हमारा जो कार्य है वो और अच्छे तरीके से होगा, कंप्लीट होगा भाई। ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं भाई आपके, दो प्रकार के कंपोनेंट्स आपके, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल भाई। एक तो आंतरिक घटक है और एक व्यावसायिक घटक। एक आंतरिक वातावरण बोलते हैं, एक बाह्य वातावरण बोलते हैं। आंतरिक वातावरण में कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैपेसिटी भाई। एक्सटर्नल में कौन कौन से हैं भाई, एक माइक्रो में आते हैं और एक मैक्रो में। माइक्रो में सूक्ष्म वातावरण बोल सकते हैं इसको। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, पब्लिक और मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स भी। मैक्रो में कौन से आते हैं आपके, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट भी आपके। अब हम सबसे पहले करते हैं इंटरनल कौन सा होता है भाई। तो इंटरनल कौन सा होता है आपका, इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड दोज फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड विच आर प्रेजेंट इन द बिजनेस इटसेल्फ। आंतरिक वातावरण उन सभी कारकों का कुल योग है जो व्यावसायिक वातावरण प्रभावित करते हैं और व्यवसाय में ये स्वयं व्यवसाय में ही निहित होते हैं भी आपके। तो कौन कौन से होते हैं भाई आपके, दिस फैक्टर यूजली अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। इनका क्या होता है, व्यवसाय का इनके ऊपर नियंत्रण होता है भाई आपका। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव बिजनेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी। और इधर दे रखे हैं आपके पॉलिसी बिजनेस की, प्रोडक्शन मेथड, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड या फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी आपके। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, इंटरनल इन्वायरमेंट के घटक हैं आपके। उसके बाद एक्सटर्नल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस। बाह्य वातावरण से प्राय उन कारकों को शामिल किया जाता है जो व्यावसायिक वातावरण के बाहर रहते हैं भाई। बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर। व्यावसायिक वातावरण का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता भाई आपका। ठीक है। उसके बाद है आपका, हम पढ़ेंगे भाई जो बाह्य वातावरण थे उनके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या था भाई आपका, माइक्रो इन्वायरमेंट भी आपका, इसको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। तो जो सूक्ष्म वातावरण है आपका वो क्या है भाई आपका, माइक्रो इन्वायरमेंट मीन्स द इन्वायरमेंट विच इनसाइड दोज फैक्टर विच बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड भी। तो सूक्ष्म वातावरण से अभिप्राय उस वातावरण से है जिसमें वो कारक होते हैं जो व्यवसाय से नज़दीकी रूप से जुड़े हुए होते हैं, जिनका व्यवसाय से नज़दीकी संबंध होता है भाई आपका। तो कौन कौन से होते हैं भाई आपके, कस्टमर है, सप्लायर है, कंपटीटर है, पब्लिक है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट से भी आपके। ठीक है। तो कस्टमर कौन होते हैं, कस्टमर एक औद्योगिक इकाई भी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। द इंक्लूड हाउस, इसमें परिवारक क्षेत्र या गृहस्थ भी, सरकार भी, उद्योग भी, व्यापारिक जो उपक्रम है वो भी शामिल होते हैं भी आपके। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर हाई इन्फ्लुएंस ए फर्म, अलग अलग प्रकार के जो ग्राहक वो एक फर्म को प्रभावित करते हैं भाई आपके। ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए, मान ली एक फर्म है वो सप्लाई गुड्स ओनली टू द गवर्नमेंट भी, एक सरकार को ही वस्तुएं उपलब्ध कराती है आपकी। इट मीन्स द फर्म हैज़ ओनली वन कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि फर्म का केवल एक ही कस्टमर है। इफ़ बिकॉज द सम रीजन देयर रिलेशन गेट सोर्स भी, यदि मान लीजिए उनके संबंधों में कुछ खटास आ जाए भाई, उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल स्टॉप, तो जो वस्तुओं की जो पूर्ति वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इन दैट केसेज द क्लोजर ऑफ द फर्म इज सर्टेन, तो इस दशा में क्या भाई, फर्म का जो बंद होना निश्चित हो जाएगा भाई आपका। दिस क्लियर इंडिक्ट देन द आउटकम कस्टमर टू बी डिफरेंस बिजनेस, प्रकार क्या है, स्पष्ट है कि जो कस्टमर होते हैं व्यवसाय को प्रभावित करते हैं भाई आपका। देयरफॉर फर्म शुड एफर्ट टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर, इसलिए एक फर्म को प्रयास करने चाहिए कि उसके पास अलग अलग प्रकार के जो है ग्राहक हों भाई। सप्लायर पूर्तिकर्ता होते हैं, लाइक द कस्टमर, कस्टमर की तरह क्या होता है, सप्लायर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस, ग्राहकों की तरह पूर्तिकर्ता व्यवसाय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं भाई। इफ़ ए बिजनेस हैज़ ओनली वन सप्लायर, यदि एक ही सप्लायर होगा, ही गेट अनॉयड बिकॉज सम रीजन, ये किसी कारण से वो इनकार कर देता है। सप्लाई ऑफ गुड्स कैन बी स्टॉपेड, तो क्या होगा भाई, वस्तुओं की पूर्ति रख जाएगी। एंड वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कैन बी थ्रेटेंड एंड एंड्रेंस में, क्या होगा भाई आपका जो है व्यवसाय आपका किस में चला जाएगा, खतरे में चला जाएगा आपका। तो क्या करना चाहिए, एफर्ट शुड बी मेड इन हैव टू वेरियस सप्लायर्स, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पूर्तिकर्ता ज़्यादा हों। उसके बाद है कंपटीटर भाई, प्रतियोगी। कंपटीटर फर्म हैज़ इन्फ्लुएंस द बिजनेस इज द नंबर ऑफ वे भी, अनेक प्रकार से ये भी प्रभावित करती है फर्म को। दे कैन डू सो बाई
ब्रिंगिंग न्यू एंड चीप प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्या करते हैं, एक नया और सस्ता जो प्रोडक्ट है बाजार में लेके आते हैं। बाय लॉन्चिंग सम सेल प्रोडक्शन स्कीम, कुछ सेल प्रमोशन स्कीम, कुछ जो है बिक्री संवृद्धि की स्कीम भी लेके आते हैं, अदर मेथड भी लेके आते हैं। तो क्या होता है, कंपटीशन प्रभावित करता है भाई। पब्लिक जो है, जनता जो है वो भी क्या करती है, अलग अलग रूप से प्रभावित करती है। कोई लोकल पब्लिक है, प्रेस है, मीडिया है, तो क्या करता है, सभी का अलग अलग एटीट्यूड होता है भाई, बिहेवियर होता है फर्म के प्रति भी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लोकल पॉपुलेशन है, वो कैन अपोज सम एस्टेब्लिश फर्म हुज बिजनेस इज एक्सेसली नॉइसली भी, तो क्या करेगा, जिस व्यवसाय में ज़्यादा शोर हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको पसंद नहीं करते। सिमिलरली द मीडिया गिव द सम फेवरेबल रिपोर्ट अबाउट ए पार्टिकुलर कंपनी, कई बार जो लोकल मीडिया होती है एक विशेष कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनकी क्या देते हैं, उनके पक्ष में रिपोर्ट देती है भाई आपकी। द प्राइस ऑफ इट शेयर कैन रजिस्टर्ड इन द इंक्रीज इन डिस्काउंट, तो इससे क्या होता है, उनके शेयर के मूल्य क्या होते हैं, बढ़ते हैं भाई आपके। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स भाई, जो विपणन मध्यस्थ होते हैं आपके, तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाई एक बिजनेस का विकास करने, व्यवसाय इकाई का विकास करने में। उसके बाद जो वो व्यक्ति हु रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड एजेंट भी, जो क्या करते हैं, उत्पादक और एजेंट के बीच की जो दूरी को कम करते हैं भाई, उनको क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट्स भी आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो प्रोड्यूसर है और यहाँ पे कस्टमर है भाई आपका, इनके बीच की दूरी को जो कम करते हैं ना, वो कौन कहलाते हैं, इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं भाई आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी सेल इट गुड्स विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, मतलब एक कंपनी अपना जो माल बेचती है, वस्तुएं बेचती है, वो एजेंट के माध्यम से बेचती है। बिकॉज सम ऑफ रीजन ऑल द एजेंट्स गेट अमॉइड विद द कंपनी एंड रिफ्यूज टू सेल इट्स गुड वी, इट कैन बी क्राइसिस ऑफ द कंपनी, मतलब यदि ये मान लीजिए कि एजेंट मना कर दें कंपनी को माल बेचने से, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, संकट पैदा हो जाएगा भाई। ये तो था माइक्रो का। अब मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या है भाई, जिसमें जनरल इन्वायरमेंट में हम बोलते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट मीन्स द इन्वायरमेंट विच इन्फ्लुएंस क्लोज इंक्लूड दोज फैक्टर विच हैव ए डिस्टेंस रिलेशन विद द फर्म या विद द बिजनेस। तो बाह्य वातावरण या फिर जो है वो, ये तो व्यष्टि था, ये समष्टि वातावरण इसको बोल सकते हैं हम। तो समष्टि वातावरण से अभिप्राय उस वातावरण से है जिसमें वो सारे तत्व शामिल होते हैं जिनका व्यवसाय से नज़दीकी संबंध नहीं होता भाई, दूर का संबंध होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस फैक्टर दैट दे इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेस यूनिट ऑलमोस्ट द सेम, इसकी खास विशेषता ये होती है कि ये सभी व्यवसाय को समान रूप से प्रभावित करते हैं भाई। वो अलग अलग फर्म को अलग अलग रूप से प्रभावित करते थे, एक सभी के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम रूप से प्रभावित करते हैं भाई आपके। तो इसमें कौन कौन से हैं, देखिए ये 5 प्रकार के हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल और लीगल। इनमें से एक ना एक तो डिफरेंट 100% आता भी एग्जाम में आपका, ध्यान दीजिए आपका। तो सबसे पहले दिया गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब आर्थिक वातावरण। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट टू द इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक वातावरण क्या है भाई, आर्थिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है। और इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेल इन इंडिया। तो आर्थिक वातावरण क्या है भाई, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएँ पाई जाती हैं एक देश में। ऑल द 3 कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस इज ए लार्ज एक्सटेंट भाई। ये तीनों के तीनों जो घटक हैं वो आर्थिक वातावरण में जो है उसको प्रभावित करते हैं भाई आपके। ठीक है, दे में क्रिएट द थ्रेट और ऑफर अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या करते हैं, व्यवसाय में जो है चुनौती और अवसरों का निर्माण करते हैं भाई आपके। तो कौन कौन से आगे इसमें भाई आपके, ये आगे इसमें आपके देखिए मेन आगे आपके इसमें इकोनॉमिक सिस्टम जो है आपका, इसमें कौन सी, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलाइज इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम भाई आपका। दूसरी थी इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें कौन कौन सी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इकोनॉमिक कंडीशंस थी, इसमें क्या थी, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका। ये मेजर एलिमेंट थे इसके आपके। अब इसका दे रखा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या होगा आपका। ए डिक्रीज इन द बैंक इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा। यदि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो ब्याज की दर घटेगी, यदि मांग घटेगी तो ब्याज की दर बढ़ेगी भाई। राइज इन द इनकम ऑफ पीपल लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स। यदि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी भाई, अन्यथा इसके विपरीत होगा भाई आपका। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी। तो व्यवसाय में क्या होगा भाई आपका, जो उच्च जो है ना इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी भाई आपकी। अब है सोशल इन्वायरमेंट भी आपका, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण क्या होता है, सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट टू द सोशल फोर्सेज लाइक ट्रेडिशंस, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, फैशंस, विशेज, होप ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा।
सामाजिक वातावरण में उन शक्तियों को शामिल किया जाता है जैसे ट्रेडिशन होते हैं, जो पारंपरिक मूल्य होते हैं भी आपके, परंपराएं होती हैं, वैल्यू मूल्य होते हैं। सोशल ट्रेंड जो सामाजिक रिवाज होते हैं आपके, फैशन, विशेज, हॉप या लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा स्तर या जीवन स्तर का आपका किस प्रकार से जीवन निर्वाह कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं भाई आपके सामाजिक वातावरण में शामिल होते हैं भाई। ऑल दिस सोशल फोर्सेज हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, इन सभी का समाज व्यवसाय के ऊपर प्रभाव पड़ता है भाई। एंड बिजनेसमैन कैन नॉट बी ओवरलुक द फोर्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट भाई, और इनको जो व्यवसायी है वो इनको अनदेखा नहीं कर सकता भाई। मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं भी आपके, ट्रेडिशन जो परंपराएं होती हैं आपकी, इट रेफर टू द सोशल प्रैक्टिस हैव लिस्टेड टू द डिकेड, जैसे दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, गुरु पर्व है, तो ये कुछ परंपराएं होते हैं जो मनाते हैं, जो त्यौहार होते हैं हमारे। वैल्यूज जो मूल्य होते हैं आपके, इट रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल प्रिविलिंग इन द सोसाइटी, समाज में जो ऐसे सिद्धांत होते हैं, जो सामाजिक सिद्धांत होते हैं, नैतिक सिद्धांत होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे फ्रीडम, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सामाजिक जस्टिस, सामाजिक न्याय का या समानता का जो हमारा सिद्धांत है, मोरल वैल्यू है, नैतिक सिद्धांत है। उसके बाद थी सोशल ट्रेंड भी, जो सामाजिक प्रवृत्ति थी वो क्या थी भी, रेफर्स टू जनरल चेंज टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास में सभी अभिप्रायहीन का, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड अमंग अर्बन डिवेलपर्स भी, तो क्या थे, जैसे शहरी इलाकों में क्या थी भी, हेल्थ और फिटनेस की जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं भी आपके। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपका, ए लार्जर नंबर ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरियस बिजनेसेस भी, भारत में ज़्यादा मात्रा में ट्रेडिशंस हैं तो उसका भी लाभ उठाया जा सकता है भाई आपका। इंडिविजुअल फ्रीडम इज द वैल्यू विद क्रिएट फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द मार्केट, यदि बाजारों में चयन की स्वतंत्रता दे दी जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनको प्रदान की जा सकती है। सोशल जस्टिस एज द वैल्यू क्रिएट इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सामाजिक न्याय क्या करता है भाई, सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसका निर्माण करता है। इक्वलिटी इज द वैल्यू विद एम्फेसिस इन एंटरप्राइजेज गिव इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज द सेम वर्क, तो समानता का मूल्य ये बताता है कि हमें जो है चाहे मेल एम्प्लॉय हो चाहे फीमेल एम्प्लॉय, उनको इक्वल जो है रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक सैलरी देनी चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड ही क्रिएट डिमांड फॉर जिम मिनरल वाटर्स भी, तो हेल्थ एंड जिम अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे उनको तो इससे क्या होगा अभी, जैसे जिम है या फिर मिनरल पीने का जो पानी है वो उपलब्ध करवाएंगे तो ये सामाजिक वैल्यू में आते हैं आपके। तीसरे नंबर पे हमारा आता है वो है टेक्निकल इन्वायरमेंट भी, तकनीकी वातावरण। इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट कंसिस्ट टू द इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्निक और प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज और ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास किसी वस्तु या सेवा को बनाने की नई विधियां हैं, नई तकनीक हैं, तो उसको आप बिजनेस में लेके आते हो, उनका इनोवेशन करते हो, नई खोज करते हो भी आपका, ठीक है। तो टेक्निकल चेंज ब्रिंग समथिंग न्यू बेटर आवर कस्टमर भी, तो तकनीकी चेंज क्या करता है, अगर आपको कुछ नया लेके आता है, कुछ अच्छा लेके आता है भी आपका। दे में क्रिएट थ्रेट सम फॉर सम बिजनेस और अपॉर्चुनिटी ऑफ अदर्स भी, ये कुछ व्यवसाय के लिए तो क्या होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, जबकि कुछ के लिए अवसर होते हैं भी आपके, ठीक है। तो द बिजनेसमैन मस्ट हैव क्लोज आइज ऑन टेक्नोलॉजिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन द फील्ड, तो क्या करते हैं इस क्षेत्र में, क्या करते हैं तकनीकी चेंज में कुछ व्यवसाय क्या कर लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इन दिस द बिजनेसमैन अंडरस्टैंड दिस चेंजेस वेल इन टाइम ही कैन अचीव द ऑब्जेक्ट, जो समय रहते हैं इनको पहचान लेते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं भी, अदरवाइज विल एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज थ्रेटन, अन्यथा व्यवसाय के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा भी आपका। मेजर एलिमेंट क्या क्या है इसके भाई आपके, डिस्कवरिंग न्यू वे ऑफ प्रोड्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तुओं और सेवाएं बनाने के लिए जो नई विधियों की खोज करना, और डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस, व्यवसाय को चलाने के लिए नई विधियों की खोज करना भाई। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, जब हमें जैसे मान लीजिए विद द एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन मार्केट क्या क्या प्रभाव पड़ा, जब टेलीविजन की बाजार में खोज की गई थी, द सिनेमा एंड रेडियो इंडस्ट्री वर एडवर्स इफेक्टेड हुई, तो इससे क्या हुआ भाई आपका, जो सिनेमा इंडस्ट्री थी, जो रेडियो इंडस्ट्री, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा था भाई आपका। विद द अराइवल ऑफ फोटोशॉप मशीन इन द मार्केट, फोटोशॉप मशीन क्या बाजार में आ जाने से क्या हुआ भाई, जो कार्बन पेपर था उसका उद्योग धंधा खत्म हो गया भाई। विद द एंट्री ऑफ सिस्टमेटिक थ्रेट इन द मार्केट भाई, द कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री इज द बैडली इफेक्टेड भाई, जो रेशमी कपड़े आने के बाद क्या हो गई, जो कॉटन के कपड़े थे उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ा। द डिजिटल वॉचेज ऑलमोस्ट एलिमिनेट इन द मार्केट ट्रेडिशनल वॉचेज भी, जो परंपरावादी घड़ियाँ थी चाबी वाली, उसके बाद डिजिटल वॉच आने के बाद क्या होगा, उनका जो बिजनेस वो लगभग समाप्त हो गया भाई आपका। उसके बाद है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी, राजनीतिक वातावरण, तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट टू द पॉलिटिकल कंडीशंस भी, राजनीतिक वातावरण क्या करता है, जो है राजनीतिक दशाओं से प्रभावित होता है भी आपका।
जैसे जनरल स्टेबिलिटी होती है, पीस इन द कंट्री, देश में शांति है, सरकार का क्या दृष्टिकोण है विषय के प्रति भी आपका। तो ये ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, विषय को प्रभावित करते हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है भी आपका, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ध्यान से इसके ऊपर जो अध्ययन करना चाहिए। तो मेजर एलिमेंट क्या क्या है इसके पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, मतलब राजनीतिक स्थिरता देश में कितनी रहती है, देश में शांति कितनी रहती है, सरकार का क्या दृष्टिकोण विषय के प्रति, सरकार किस प्रकार की सिंगल पार्टी है या फिर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या रुझान है उनके, क्या क्या जो विचार है उनके। इम्पैक्ट क्या हुआ अभी आपका, 1977 में जनता गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया भाई एक जो नीति अडॉप्ट की भाई मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रति। क्या उन्होंने दृष्टिकोण अपनाया कि जैसे उसके उदारीकरण के मतलब उनके जो दृष्टिकोण के फलस्वरूप क्या हुआ भी, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी IBM एंड कोका-कोला हैज़ टू इग्नोर इंडिया, उन्होंने भारत को छोड़ना पड़ा भाई उन्होंने। तो राजनीति के कारण ही उन्होंने क्या करना, छोड़ना पड़ा। एक न्यू गवर्नमेंट थी भाई, तो उन्होंने क्या किया, इनक्रेज द मल्टीनेशनल कंपनी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में, ताकि भारत में पैसा लगाएं। तो क्या किया उन्होंने, द ओपनिंग ऑफ द डोर्स इन द इंडियन मार्केट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। कॉन्सिक्वेंटली कोका-कोला एंटर्ड द इंडियन मार्केट वंस अगेन, तो इस प्रकार से कोका-कोला दोबारा से भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी भी। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैदराबाद कम्स टू नोन एज साइबराबाद भी। तो इसका एक और कारण, राजनीतिक कारण कि हैदराबाद जो था वो पहले साइबराबाद के नाम से जाने लगा भाई। इन अदर वर्ड्स इट कम टू रिकॉग्नाइज द सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका कारण ये है कि वहाँ पे ज़्यादा IT कंपनियाँ हैं भाई। एज ए रिजल्ट में इट IT कंपनीज कम टू बी एस्टेब्लिश, तो क्या ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्या IT कंपनी स्थापित हुई हैं। लीगल इन्वायरमेंट भी, कानूनी जो वातावरण है आपका, तो लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट टू द ऑल एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट। व्यावसायिक वातावरण से अभिप्राय उन सभी जो कानूनों से है जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं या न्यायालय द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका, चाहे वो स्टेट लेवल से हो चाहे वो सेंट्रल लेवल से हो अभी आपका। तो इसमें मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके भी आपके, द एक्ट या लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं। द डिसीजन टेकन बाय द वेरियस कमीशन और एजेंसीज, विभिन्न कमीशन या एजेंसी के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, या जस्टिस ऑफ कोर्ट, न्यायालय का जो आदेश होता है भाई आपका। इम्पैक्ट क्या होता है अभी आपका, बाय रिमूविंग कंट्रोल ऑफ इंडियन मार्केट कैपिटल मार्केट, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वाज कलेक्टेड बाय द इशूइंग वेरियस न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट भी। तो पूंजी बाजार से नियंत्रण हटा लेने के बाद, क्या था, प्राथमिक बाजार में नए शेयर इशू करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूंजी एकत्रित की जा सकती है अभी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन इन FDI, अगर FDI में कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाए, द फॉरेन एक्सचेंज या मल्टीनेशनल कंपनी इन ट्रेड इन द इंडियन मार्केट, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो भारत में प्रवेश करेंगी। कॉन्सिक्वेंटली देयर हैज़ बीन ए ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। इससे क्या होगा, भारत में जो है विदेशी विनिमय रिजर्व उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी भी आपकी। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा जो भी था, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है अभी आपका। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है आपका, ये जो होता है अवमूल्यन इसको बोल सकते हैं अभी आपका, जो है मुद्रा के मूल्य को कम करना, ये होता है डिमोनाइजेशन भी। तो इसको क्या बोलते हैं, November 8, 2016 was the day when the 500 and 1000 नोट वर withdrawn from the circulation भी। तो 8 नवंबर 2016 का वो दिन था जब 500 और 1000 के जो नोट थे वो सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए भी, चलन से बाहर कर दिए गए। इट अमाउंटेड टू विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन भी। तो ये था कि 86% जो करेंसी थी वो प्रवाह में थी भाई, सर्कुलेशन में थी आपकी। पीपल वर एडवाइज टू गो द बैंक टू रिप्लेस ओल्ड नोट विद द न्यू वंस। तो लोगों ने क्या किया, लोगों को सलाह दी गई कि उनके पास जो पुराने नोट हैं वो बैंक में जाकर नए नोटों में, नई करेंसी में उसको चेंज करवा लें भी। देयर वर सरपिनेंट क्यूज इनसाइड एंड आउटसाइड द बैंक। तो इससे क्या हुआ, बैंक के अंदर और बैंक के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई भी। द इकोनॉमी वाज ग्रिप्ड बाय द लिक्विडिटी क्राइसिस भी। तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो तरलता के संकट पैदा हो गया। बट बाय द लार्ज एंड पीपल इंड्यूस्ड इट भी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लोग क्या थे, अपनी जो पुरानी करेंसी को नई करेंसी में चेंज कराने लगे। बिकॉज दे बिलीव दैट डिमोनेटाइजेशन वाज ए मूव अगेंस्ट द होजार्ड ऑफ ब्लैक मनी।
ऐसा क्योंकि इसलिए विश्वास किया गया कि डिमोनेटाइजेशन की सहायता से जो काला धन है ना उसको रोका जा सकता है भाई। द पीपल बिलीव्ड दैट डिमोनेटाइजेशन वाज एन एक्शन अगेंस्ट द रिच, और लोगों का विश्वास था कि अमीरों के खिलाफ ये कार्य किया गया है। एंड मूव इन द फेवर ऑफ पुअर, और जो गरीब जनता है उसके फेवर में है भैया। डिमोनेटाइजेशन वाज ए मेजर इकोनॉमिक इवेंट ऑफ द ईयर 2016, 2016 का ये बहुत बड़ा आर्थिक इवेंट था भी आपका। इट लीड्स ए डीप इम्पैक्ट ऑन ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियल्स भी, और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा समाज के सभी वर्गों पर, चाहे वो समाज गृहस्थ हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगी हो गए। अब इसकी कॉन्सेप्ट हम क्या कह सकते हैं अभी आपकी। ए करेंसी थी नोट ऑफ 2000 इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर अनलेस द गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स ए लीगल टेंडर भी। तो क्या होगा, एक 2000 का जो नोट है वो क्या होगा, यदि सरकार उसको डिक्लेयर कर दे भी लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दो भाई, कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा भी आपका। इट कैरीज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 2000 बिकॉज द गवर्नमेंट इम्पैक्ट दिस वैल्यू टू इट भी, इसलिए चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ये कहा है कि मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन देता हूँ। ठीक है, अगर इसको लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दे तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, कागजी हो जाएगा, बिल्कुल रद्दी का हो जाएगा पे। ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट विड्रॉल द वैल्यू इम्पार्टेड टू ए करेंसी नोट, यदि करेंसी नोट में से अपनी वैल्यू निकाल लेती है, इट नो लॉन्गर रिमेन ए लीगल टेंडर भी, तो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। इट इज़ रिड्यूस ए पीस ऑफ पेपर, ये कागज़ का एक टुकड़ा हो जाएगा। तो विड्रॉल ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर द करेंसी ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। तो यही है कि लीगल टेंडर का स्टेटस हटा देने के बाद करेंसी से वो क्या हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिमोनेटाइजेशन भी बोलते हैं भाई। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन द एक्सचेंज वैल्यू इम्पार्टेड द करेंसी क्राइसिस टू एग्जिस्ट भी, तो इससे क्या होता है, वो करेंसी बाहर हो जाती है चलन से भी आपकी। डिमोनेटाइज्ड करेंसी इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी, तो विनिमय के साधन के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जाता। इट इज़ परचेज पावर रिड्यूस टू जीरो, इसकी क्रय शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है भाई। डिमोनेटाइजेशन ऑफ 1500 नोट्स ऑन नवंबर 8, 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दिस नोट लॉस्ट देयर स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर, तो इन्होंने जो लीगल टेंडर था वो खो दिया, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी भैया। जो 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे। दिस नोट्स वर नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इनको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार अब नहीं किया जाता। देयर परचेजिंग पावर वाज रिड्यूस टू जीरो, इनकी क्रय शक्ति घट के जीरो हो गई है। ठीक है, एंड नोट्स वर रिड्यूस टू पीस ऑफ पेपर, ये केवल कागज के टुकड़े रह गए हैं भैया। तो उसके बाद था एक्सटेंड ऑफ डिमोनेटाइजेशन भी आपका 8 नवंबर 2016 को क्या किया था, डूम डेज भी द होल्डर ऑफ अनअकाउंटेड कैश भी, बिकॉज द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 501,000 नोट्स लीड्स ए मैसिव लॉस ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तरलता जो थी अर्थव्यवस्था में लाने के लिए जो 500 और 1000 रुपये के नोट क्या कर दिए भाई, बंद कर दिए थे भाई आरबीआई ने। तो आरबीआई रिपोर्ट बताती है कि डिमोनेटाइजेशन करेंसी 8 नवंबर 2016 को वैल्यू थी 15.4 ट्रिलियन भी, इट अमाउंट टू द 86.9 ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन में। जो कुल करेंसी थी ना भारत में, कुल जो करेंसी का चलन था उसमें से 86.9% के बराबर थी जो 500 और 1000 के नोट थे भी आपके। अब फीचर्स क्या क्या हैं इसकी भी, सबसे पहला टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स भी, तो जो आपकी कर प्रशासनिक जो उपाय हैं आपके या माप हैं आपके। डिमोनेटाइजेशन इज रिगार्ड ए मेजर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी, तो कर के प्रशासन के लिए भी क्या इसको डिमोनेटाइजेशन आपने करना जरूरी है भाई आपका। द पीपल विद कैश इन हैंड ऑन द अकाउंट ऑफ देयर डिक्लेयर इनकम रेपिडली डिपॉजिट देयर कैश इन बैंक भी, तो लोग क्या थे, लोगों के पास जो पैसा था घोषणा होने के बाद कहाँ जमा होने लगा, वो बैंक में जमा होने लग गया। एंड गोट इट एक्सचेंज ऑफ न्यू करेंसी, और उसके बदले में क्या लेने लगे, नई करेंसी लेने लगे। ऑन द अदर हैंड दोज हु हैड ब्लैक मनी, जिनके पास काला धन था, हैड टू कम फॉरवर्ड टू डिक्लेयर देयर अनकाउंटेड कैश, जो अनगिनत रोकड़ था ना उनके पास, एंड वो भी क्या करने लगे भाई, जिनके पास उन्होंने टैक्स नहीं दिया, ब्लैक मनी था, तो वो भी बैंक में तो लेके आएंगे, तो उनके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी भाई, टैक्स लगेगा। टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर्स भी, तो टैक्स के ऊपर भी जो नियंत्रण हुआ भाई आपका। डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट मेजर्स टू कंट्रोल द मल प्रैक्टिस ऑफ द टैक्स इवेजन भी आपकी। तो जो टैक्स को जो अवॉइड कर रहे थे, तो उससे भी क्या हुआ, जो अवॉइड कर रहे थे सरकार ने क्या किया, उनके ऊपर जो टैक्स लगाना शुरू कर दिया भाई।
उसके बाद था आपका चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम भी। जो सामान्य जो वित्तीय प्रणाली थी उसमें क्या थी, बचत को प्रोत्साहित किया गया भी। डेमोनेटाइजेशन फैसिलिटी इन द चैनलाइजिंग सेविंग इन द पीपल इनटू द फॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम। जो हमारी औपचारिक जो वित्तीय प्रणाली थी उसमें लोगों को क्या क्या भी बचत की सुविधा भी दी गई। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्चिंग न्यू पोर्टेबल स्कीम एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट भी। मतलब वो क्या थे, वो कम ब्याज दर पर क्या है जो है लोन उधार ले सकते हैं या फिर कोई नई पोर्टेबल स्कीम में पैसे जमा करा सकते हैं भी। क्रिएट लेस कैश इकोनॉमी भी, मतलब उन्होंने क्या किया, एक कैशलेस इकोनॉमी की स्थापना की भी, जहाँ पे जैसे क्या आपने मतलब नकदी में अपने पास पैसे रखने की जरूरत नहीं, आप सेल फोन के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हो, जो है लेन देन कर सकते हो ऑनलाइन भी आपका। उसके बाद थे यहाँ पे आपके इम्पैक्ट क्या हुआ भी, मनी या इंटरेस्ट रेट क्या हुआ भी आपका, कैश ट्रांजैक्शन से में कमी आई, बैंक डिपॉजिट में वृद्धि हुई, फाइनेंशियल सेविंग में क्या हुई, वृद्धि हुई भी आपकी। प्राइवेट वेल्थ जो निजी धन था आपका उसमें कमी आई भी आपकी। पब्लिक सेक्टर वेल्थ क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपका। डिजिटाइजेशन में क्या हुआ, डिजिटाइजेशन ट्रांजैक्शन अमंगस्ट न्यू इश्यू यूजर्स इंक्रीज भी, तो नए जो उपयोगकर्ता थे वो बढ़ गए भी डिजिटल पेमेंट करने में आपका, डिजिटल ट्रांसफर करने में। रियल इस्टेट क्या हुआ भाई, प्राइस डिक्लाइन भी, कीमतें घट गई भी रियल इस्टेट की, जैसे बिल्डर वगैरह की हैं आपकी ये। टैक्स कलेक्शन भी, तो इनकम टैक्स में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई भी आपकी। उसके बाद था इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन कौन से भाई, आर्थिक सुधार कौन कौन से। आर्थिक सुधार देखिए आपके 1991 में हुए थे, इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है या चेंज सिनेरियो ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहा जाता है भाई। आर्थिक सुधार 1991 में या नई आर्थिक नीति या चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी आपका। तो क्या क्या था इसमें देखो, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे 1991 में, उसमें क्या हुए थे भाई, उसको LPG के नाम से जाना था। LPG मतलब LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन भाई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये थे आपके सबसे पहले लिबरलाइजेशन है भाई आपका, इसको बोलते हैं हम उदारीकरण। तो लिबरलाइजेशन मीन्स टू अनशेकिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कोवेव टू मेक इट मोर कम्पिटेटिव भाई। तो उदारीकरण का अभिप्राय क्या था भाई, एक अर्थव्यवस्था को जो है एक जो ब्यूरोक्रेसी कोवेव था ना, एक जो है अफसरशाही के जाले में जो फंसी हुई थी, उससे क्या करना था भाई, उससे बाहर निकालना था भाई, उससे छुटकारा दिलाना था भाई, इसको और ज़्यादा प्रतियोगी बनाना था भाई आपका। टू डू अवे विद द नेसेसिटी टू हैविंग ए लाइसेंस फॉर द मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री भी, तो जो बहुत सारे उद्योगों के लिए लाइसेंस की जो आवश्यकता होती थी उसको क्या कर दिया गया भाई आपका, समाप्त कर दिया गया भाई। फ्रीडम इन द डिटर्मिनिंग स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी भी, व्यवसाय क्रियाओं का जो पैमाना था उसमें उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई भी आपकी। रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वस्तु ले जाने के लिए जो प्रतिबंध थे वो समाप्त कर दिए गए। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी वस्तु और कीमतों की जो कीमतें निर्धारित करने की उनको स्वतंत्रता दी गई। रिडक्शन ऑन द टैक्स रेट भी, जो है कर की जो दर में कमी की गई भी। फ्रीडम फ्रॉम द यूनिवर्सल कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के ऊपर जो अनावश्यक नियंत्रण था उसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई। सिंप्लीफाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर भी, तो जो आयात निर्यात प्रक्रिया थी उसको सरल बना दिया गया। और सिंप्लीफिकेशन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी भी, तो विदेशी जो पूंजी थी या तकनीक को आकर्षित करने की प्रक्रिया सरल बना दी गई भाई आपकी। तो ये तो था आपका जो है उदारीकरण हम इसको बोल सकते हैं, लिबरलाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पे तो हमारा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण इसको बोलते हैं भाई। इससे अभिप्राय क्या था भाई आपका, प्राइवेटाइजेशन मीन्स द इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ए ब्रॉड आइदर पार्सली कंप्लीटली अंडर द प्राइवेट ओनरशिप भी। इसका अभिप्राय ये था कि जो आर्थिक क्रिया हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है ना, उनको या तो आंशिक तौर पर प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाए या पूरी तरह से प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाए भी आपका, तो उसको बोलते थे हम निजीकरण भी आपका। तो इसमें क्या क्या था आपका, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक क्षेत्र का जो है भूमिका कम करना और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाना भी, ठीक है। दूसरा था आपका रिड्यूसिंग द फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट भी, सरकार का राजकोषीय जो दबाव था उसके ऊपर उसको कम करना भी। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी भी, जो सरकारी तंत्र है उसके आकार को कम करना भी। स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी,
आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना भाई, इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज भी, जो हमारे प्रबंध के जो उपक्रमों में जो प्रबंध है उसमें सुधार करना भाई, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी भी, सरकारी खजाने में वृद्धि करना आपका, इंक्रीजिंग द कंपटीशन बाय द ओपनिंग इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द प्राइवेट सेक्टर भी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो उद्योग आरक्षित हैं और जो निजी क्षेत्र है उनके बीच कंपटीशन को बढ़ाना भाई। तीसरा जो क्षेत्र था आपका वो था ग्लोबलाइजेशन भी, वैश्वीकरण इसको बोल देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमिक विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि विश्व के साथ अर्थव्यवस्था को जोड़ना भी। इससे क्या होगा? इससे वस्तु और सेवाओं का जो फ्लो होगा वो सभी देशों के साथ हो जाएगा स्वतंत्र रूप से भी। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल कंट्री भी, सभी देशों में पूंजी का प्रवाह होगा स्वतंत्र रूप से। सूचनाओं का तकनीक का प्रवाह सभी देशों के साथ होगा स्वतंत्र रूप से। लोग स्वतंत्र रूप से किसी देश में आ जा सकेंगे भी। सम कन्फ्लिक्ट सेविंग टेक्निक ऑफ द कंट्री भी, और जो कुछ झगड़े थे तकनीकी रूप से उनको भी आसानी से सुलझाया जा सकेगा भी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री सिस्टम ऑफ कंट्री भी, देश की जो औद्योगिक प्रणाली है उसको आधुनिकीकरण का रूप देना। इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव कंट्रोल भी, तो जो गैर उत्पादक नियंत्रण है उसको समाप्त करना भी। कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। कंट्रोलिंग फिस्कल डिफिसिट, तो राजकोषीय जो घाटा है उस पर नियंत्रण करना। इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी, तो जो विदेशी विनिमय संचय है उसको बढ़ाना। कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्री यूनिट इन द पब्लिक सेक्टर भी, तो जो सरकारी क्षेत्र में जो अनप्रॉफिटेबल मतलब गैर लाभकारी उद्योग है या इकाई है उस पर नियंत्रण करना भी। अब जो मेजर स्टेप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म भी, तो जो मुख्य आर्थिक सुधार कौन कौन से किए गए? नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति, राजकोषीय सुधार, जो मौद्रिक सुधार आपके, पूंजी बाजार सुधार, और डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल भी, कीमत नियंत्रण पर जो है वो सुधार है इसका एक। तो नई जो है औद्योगिक नीति क्या थी भी आपकी? अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इस नीति के अंतर्गत कीपिंग इन द व्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर क्लियर डिसाइडेड बाई। इस नीति के अंदर क्या है भाई आपका? जो एक देश में जो एक आर्थिक विकास में जो थी आपकी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका थी और निजी क्षेत्र की भूमिका थी उनको स्पष्ट कर दिया गया भाई आपका। नई औद्योगिक नीति में क्या था भाई आपका? जो थे मेजर्स हैव बीन फ्री ए लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम द लाइसेंस एंड अदर कंट्रोल भी, तो नई औद्योगिक नीति में क्या हुआ है? उनको स्वतंत्रता दी गई भाई लाइसेंस से छूट में भी आपका। इन ऑर्डर टू इनकरेज मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रेस हैज बीन लेड अपॉन द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो नई तकनीक के ऊपर बल दिया गया। ए ग्रेट रिड्यूशन हैज बीन इफेक्टेड इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर भी, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम किया गया। एफर्ट हैव टू मेड टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए भी। न्यू ट्रेड पॉलिसी, नई व्यापार नीति थी, तो ट्रेड पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी थ्रू विच द फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड भी, तो जो व्यापार नीति है उससे अभिप्राय उस नीति से है जो क्या करती है, जो विदेश दूसरे देशों के जो हमारे व्यापार होते हैं उन पर नियंत्रण करना, उसका नियमन करना भी। एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापारिक नीति हैज अंडरगोन ट्रेमेंडस चेंज में, तो व्यापार नीति में क्या बहुत अद्भुत परिवर्तन आए। स्पेशली जो है फॉरेन जो व्यापार था हैज बीन फ्री फ्रॉम द अननेसेसरी कंट्रोल, जो अनावश्यक नियंत्रण था उससे स्वतंत्र हो गया भी हमारा। द एज ओल्ड रिस्ट्रिक्शन हैव बीन एलिमिनेट वन एगो, जो पुरानी जो हमारी बाधाएँ थी, प्रतिबंध थे, उनको समाप्त कर दिया गया भी, वो समाप्त हो गई। फिस्कल रिफॉर्म भी, आर्थिक सुधार आपके, सरकार की जो पॉलिसी थी वो इनकम टैक्स के साथ जुड़ी हुई थी कि एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, मतलब आय व्यय की नीति थी ना, उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं भी आपका। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग द इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सेसिव फिस्कल डिफिसिट भी, जो मुख्य समस्या थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो क्या थी भाई आपकी? राजकोषीय घाटा थी भी आपकी। राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की इनकम कम है और सरकार के जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा थे भी आपके। तो क्या हो भी फिस्कल डिफिसिट, जो राजकोषीय घाटा था आपका, ये फिस्कल डिफिसिट मीन्स द कंट्री इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम, मतलब उसके खर्चे ज़्यादा हैं उसकी इनकम से भी आपका। जीडीपी क्या है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ फिस्कल वैल्यू ऑफ द ऑल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए ईयर भी। एक देश में एक वर्ष में जो वस्तु और सेवाओं का
उत्पादन किया जाता है उन उत्पादन का कुल मूल्य हम क्या बोलते हैं, जीडीपी भी। मतलब एक देश में एक साल के अंदर जो कुल वस्तु और सेवाएं बनाई जाती है उनका कुल मूल्य क्या कहलाता है, हमारा जीडीपी कहलाता है भाई आपका। उसके बाद है आपका मॉनेटरी रिफॉर्म भाई, मौद्रिक सुधार। तो मॉनेटरी रिफॉर्म इज द शॉर्ट कंट्रोल ऑफ द पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी भी। तो मौद्रिक पॉलिसी क्या है, एक जो है नियंत्रण है आपका किसके ऊपर भी, केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है आपका नियंत्रण किया जाता है मुद्रा के ऊपर। तो रिफॉर्म ऑफ दिस पॉलिसी इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इस प्रकार के सुधारों को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं भाई। कैपिटल मार्केटिंग रिफॉर्म भाई, पूंजी बाजार के जो सुधार है आपके। द मार्केट इन विच सिक्योरिटी आर सोल्ड एंड ब्रॉट इज शोन एज कैपिटल मार्केट भी। तो मतलब बाजार में क्या होता है, प्रतिभूतियों खरीदा और बेचा जाता है, उसको पूंजी बाजार कहते हैं हम। तो रिफॉर्म कनेक्टिंग विद द आर नोन एज कैपिटल मार्केट भी। तो उसमें जो सुधार किए जाते हैं वो पूंजी बाजार सुधार कहलाते हैं आपके। दिस मार्केट इज प्रोविट द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। एक देश के जो ये जो बाजार है एक देश की अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं भी आपके ग्रेटेस्ट मात्रा में। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट भी। सरकार क्या करती है इस बाजार के विकास के लिए भी, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कैपिटल मार्केट। सर जो पूंजी बाजार उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड सेबी की स्थापना की गई। द रिस्ट्रिक्शन हैव इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर हैज़ बीन लिफ्टेड भी एंड नाउ इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी। जो डिवेंचर थे उनके ऊपर ब्याज की दर के बारे में प्रतिबंध लगाए गए भी, और मांग और सप्लाई के आधार पर इसको निर्णय कर सकते हैं भी। प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन परमिटेड टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड भी। निजी क्षेत्रों को भी स्थापना जो है म्यूचुअल फंड की स्थापना के आदेश दिए गए या परमिशन दी गई भी। उसके बाद था डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल भी आपके। गवर्नमेंट ने किया क्या, गवर्नमेंट हैज स्टेप्स टू रिमूव प्राइस कंट्रोल इन केस ऑफ मैनी प्रोडक्ट भी। जो बहुत सारे प्रोडक्ट थे उनके ऊपर जो कीमत नियंत्रण था ना उसको समाप्त कर लिया गया अभी आपका। पहले क्या था, प्राइस कंट्रोल मीन्स था कंपनी विल सेल गुड्स एंड सर्विस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती थी ना उसी के ऊपर कंपनी ने अपनी वस्तुएं और सेवाएं बेचनी होती थी भाई। लेकिन ये हटा लिया गया तो उनको क्या मिल गई, फ्रीडम मिल गई भाई, वो अपनी मर्जी से कीमतें निर्धारित कर सकती हैं भाई। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस और इंडस्ट्री भाई। मतलब क्या प्रभाव पड़ा भाई सरकारी नीति में परिवर्तन का उद्योग और व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा क्या पड़ा भाई, इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो क्या हो गया, ये जो है सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया उदारीकरण फलस्वरूप, तो क्या हो गया, द बिजनेस इज फेसिंग ऑल अराउंड कंपटीशन भाई। व्यवसाय में क्या मतलब क्या हो गया, व्यवसाय में भाई आजकल जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। द कंपटीशन ऑफ इंडियन कंपनी हैज़ इंक्रीज स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्री एंड टेलीकम्युनिकेशन। जैसे एयरलाइन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। तो क्या हुआ भाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी थी, जैसे कम्युनिकेशन की थी, एयरलाइंस है, बैंकिंग है, बीमा कंपनी है, तो उनका भी जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कंपटीशन बढ़े आपका। दूसरा है आपका मोर डिमांडिंग कस्टमर भाई, ग्राहकों की मांग बढ़ी हुई। इससे क्या होगा, रिजल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारण के परिणाम स्वरूप कस्टमर हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। बाजार में जो वस्तु उपलब्ध है उसके बारे में पूरी सूचना प्राप्त करते हैं। आइदर दे यूज और परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मच इंक्वायरी बिकॉज द लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले वो क्या करते थे, वस्तु और सेवाएं खरीदते थे बिना सूचना के अभाव के कारण। अब क्या हुआ, पूरी सूचना प्राप्त करते हैं किसी वस्तु सेवा खरीदने से पहले भी, ठीक है। तो बट दिस द अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ, उनके पास पर्याप्त सूचना होती है, उनकी तो जानकारी बढ़ी हुई तो वो ज़्यादा डिमांड करते हैं भी। उसके बाद है रैपिडली चेंज द टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट भी। तकनीकी वातावरण के साथ जो है बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो रैपिड चेंज मतलब टेकिंग प्लेस इन द टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू द अदर फोर्सेज इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी। व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में जो अन्य घटक हैं जो व्यावसायिक वातावरण के तकनीकी वातावरण के साथ जुड़े हुए हैं उनमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। द रीजन इज इंक्रीज इन कंपटीशन, इसके कारण क्या अभी प्रतियोगिता में जो बढ़ रही है। दिस डेज ओनली दैट पार्टिकुलर कंपनी कैन रिमेन स्टेड फास्ट इन द मार्केट विच प्रोड्यूस और बेटर और कन्वीनियंस भी आपका। तो आज बाज़ार में केवल वही कंपनी टिकी है जो क्या करती है, बाज़ार में अपने जो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पेश करती है भाई आपकी। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बाय द यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, केवल तभी संभव जो हम लेटेस्ट तकनीक का प्रयोग करें। द लेटेस्ट टेक्निक में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर प्रोडक्शन प्रोसेस अवेलेबल भी। तो लेटेस्ट टेक्निक के द्वारा हम क्या है, आधुनिक मशीनरी उसमें प्रयोग करेंगे तो उत्पादन कर पाएंगे लेटेस्ट रूप से आपका। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमने क्या होगा, इन्वायरमेंट के साथ चलना होगा। जिससे जो छोटी फर्में हैं ना जो वातावरण के साथ अपने आप को नहीं बदल सकती, उनके लिए अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है भी आपकी।
उसके बाद है नेसेसिटी टू चेंज भाई, नेसेसिटी फॉर चेंज भाई, बदलाव की आवश्यकता भाई आपका। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म बिजनेस वर मोर स्टेबल भाई, जो ये आर्थिक सुधार है इनसे पहले जो था आपका जो बिजनेस था वो अधिक स्थिर था भाई आपके। पॉलिसी वंस लेट डाउन यूज टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक बार जो नीतियाँ बना दी जाती थी वो लंबे समय तक कंटिन्यू चलती रहती थी। लेकिन इन दिनों क्या है भाई, बिकॉज द फ्री इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि जो स्वतंत्र आर्थिक वातावरण है, द वेरियस फैक्टर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर अंडरगोन रैपिड चेंज, बहुत से जो कारक है व्यवसायिक वातावरण को लगातार बदल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली द बिजनेस है बी अनस्टेबल, तो व्यवसायिक वातावरण क्या हो गया, अस्थिर हो गया भाई आपका। और जो नीतियाँ हैं वो भी आपकी क्या हो रही है, लगातार बदल रही हैं भाई आपकी। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज भी, मानव संसाधन आवश्यक, मानव जो संसाधनों का विकास की आवश्यकता है भी आपकी। इट इज़ द बिग चैलेंज टू अचीव सक्सेस इन बिजनेस दिस डेज भी, इन दिनों वर्तमान में जो है व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना एक चुनौती बन गई है। इट इज़ नॉट ईजी द ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज इन द फेस दिस चैलेंज, जो साधारण श्रमिक है वो इस चुनौती का सामना नहीं कर सकते। इट नीड ए थ्रोली अकम्प्लिश ह्यूमन रिसोर्सेज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या होना चाहिए, जो मानव है हमारे जो काम कर रहे हैं, जो मानव स्रोत है हमारे, उनके पास पर्याप्त सूचना होनी चाहिए भाई। दीज हैव बीन शॉर्टेस्ट ए ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया, तो इससे क्या होगा अभी भारत में जो प्रशिक्षित मानव स्रोत है ना उनकी आवश्यकता होगी भाई। दैट इज रीजन देयर डिमांड इज नाउ रैपिडली इंक्रीज, तो इससे क्या हुआ, जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं उनकी जो डिमांड बढ़ गई भाई। मार्केट ओरिएंटेशन भाई, बाजार का जो अनुभव है, बाजार से परिचित होना। देयर आर 2 पॉइंट इन द व्यू रिगार्ड द मार्केटिंग एक्टिविटी भाई, जो विपणन क्रियाएं इससे संबंधित हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, एक तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड, एक मार्केट ओरिएंटेड भाई। प्रोडक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि हम वस्तुएं बना लेंगे, बिक अपने आप जाएंगे भी। और मार्केट ओरिएंटेड ये होती है कि पहले हम ये पता लगाएंगे किस वस्तु की डिमांड है और उसी वस्तु का हम प्रोडक्शन करेंगे भी। उसके बाद है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट द पब्लिक सेक्टर भी आपका, मतलब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है बजटरी जो सपोर्ट था उसकी हानि भाई। एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार के परिणाम स्वरूप द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज डिक्लाइन भाई, तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका थी ना वो कम हो गई। दिस इज एविडेंट इन द रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, इसलिए क्या हो गया, सरकार का जो सार्वजनिक क्षेत्र को जो सपोर्ट मिलता था वो खत्म हो गया भाई, कमी आ गई उसमें। दिस डेज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैव क्लियरली अंडरस्टूड दैट इन ऑर्डर टू मेक देयर डेवलपमेंट पॉसिबल एंड टू रिमेन अलाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम दे शैल हैव टू क्रिएट देयर ऑन रिसोर्सेज भी, तो इस सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उनको स्पष्ट समझा दिया गया है कि उन्होंने अपना विकास स्वयं करना है, यदि वो लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो ठीक है अपने स्रोत से करना होगा भी। अब कंक्लूजन क्या कह सकते हैं हम, इन कंक्लूजन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म हैव इन्फ्लुएंस द इंडियन बिजनेस भी, तो ये कहा जा सकता है ये कि आर्थिक सुधार क्या भी भारतीय व्यवसाय को काफ़ी ज़्यादा मात्रा तक एक पॉजिटिव वे में उनको प्रभावित किया है। द चैलेंज एमर्जिंग आउट ऑफ दिस रिफॉर्म हैव बीन फेस्ड, तो जो उभरती चुनौतियाँ हैं तो आर्थिक सुधार द्वारा उनका सामना किया जा सकता है। द इंडियन मार्केट हैज़ बिकम कस्टमर ओरिएंटेड, भारतीय जो बाजार है वो ग्राहक ओरिएंटेड है, एंड कस्टमर फ्रेंडली, और जो ग्राहकों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। टेक्नोलॉजी आर बिंग यूज टू हैव बेटर रिलेशन विद द कस्टमर, जो नई तकनीक वो भी ग्राहकों के साथ क्या है, अच्छे संबंधों की स्थापना करती है भाई। उसके बाद था इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन द इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया भाई, तो इसका जो निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ा भाई भारतीय जो उद्योग और व्यवसाय थे आपके, इससे क्या होगा, इंक्रीज इन कंपटीशन भाई, जो कंपटीशन में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी भाई। तो निजीकरण क्या स्वरूप क्या हुआ भाई, व्यावसायिक इकाई जो थी पब्लिक सेक्टर की वो निजी क्षेत्र को सौंप दी गई, जिससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ गया आपका। तो निजीकरण में क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन हैज रिजल्ट इज अ लॉट ऑफ लाइसेंस इन कंपटीशन भाई, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में तो क्या था भाई, ज़्यादा मात्रा में कंपटीशन हो गया भाई आपका। कॉन्सिक्वेंटली टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हैव बिकम चीपर एंड अदर बेटर क्वालिटी, तो क्या होगी भाई, जो टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री थी वो सस्ती होगी और उनकी क्वालिटी एक दूसरे से बेटर होने लगी भाई आपकी। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी, जो राजनीतिक हस्तक्षेप था ना उसमें कमी आ गई भाई। निजीकरण होने के फलस्वरूप क्या होगा, सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहा भाई, जो अनावश्यक डिले होता था निर्णय लेने में वो समाप्त हो गया भाई। इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई आपकी। निजीकरण आने के बाद क्या हो भाई, हम एम्प्लॉय को उन किसी भी कार्य को जो उसने कंप्लीट नहीं किया उसके प्रति हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं भाई। एम्प्लॉय हु यूज द केयरलेस वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो लापरवाही दिखाते थे कर्मचारी,
नाउ बिकम ऑनेस्ट और डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज भाई। अब निजीकरण के फलस्वरूप क्या होगा, वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे भाई आपके। इंक्रीज इन एफिशिएंसी मतलब जो है कुशलता में भाई सुधार भाई आपका, कुशलता में वृद्धि हम कह सकते हैं। निजीकरण के फलस्वरूप क्या हो भाई, जो प्राइवेट क्षेत्र में क्या होता था उनकी मतलब जो कुशलता नहीं थी, तो निजीकरण के फलस्वरूप क्या उनकी कुशलता बढ़ी। इन दिनों क्या होता है भाई, ऑल द इंडस्ट्री नोन दैट विदाउट इफेक्टिंग इंक्रीज इन देयर एफिशिएंसी। इन दिनों सारे उद्योगों को ये पता है कि कुशलता को बढ़ाए बिना दे वुड नॉट मेड टू सर्विस इन द मार्केट, वो बाजार में सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते भाई आपके। उसके बाद इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ भी आपका, औद्योगिक जो विकास की दर थी उसमें वृद्धि हुई आपकी। प्रायर टू प्राइवेटाइजेशन निजीकरण से पहले सेवरल इंडस्ट्री बाय इनएक्टिव इन द पब्लिक सेक्टर भी, मतलब क्रियाशील नहीं थी, सक्रिय नहीं थी। अनेक जो उद्योग थे वो सक्रिय नहीं थे निजी क्षेत्र में निजीकरण से पहले। बिकॉज ऑफ सच आर द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ कंट्री आर स्लो, क्योंकि क्या थी भाई आपकी जो औद्योगिक विकास की दर थी वो क्या थी आपकी काफ़ी स्लो थी। लेकिन निजीकरण के बाद क्या हो भी आपकी जो ये रेट है ना ग्रोथ की, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई इसमें। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज इंक्रीज, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो उद्योग विकास की जो दर थी वो भी बढ़ी हुई। फ्रीडम इन मैनेजमेंट भी, मतलब प्रबंधन में स्वतंत्रता हुई। निजीकरण से पहले जो औद्योगिक इकाइयाँ थी विच आर विक्टिम ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड रेटेपिज्म भी, तो अफसरशाही या लाल फीताशाही से क्या थी वो प्रभावित थी। हैज़ नाउ टू बिगिन द मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स, अब क्या होगा, इसको जो पेशेवर प्रबंधक है ना वो इसका प्रबंध करते हैं। नाउ द मैनेजर कैन टेक डिसीजन फ्रीली भी, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर भी, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। कॉन्सिक्वेंटली नाउ देयर हैज़ टेकन प्लेस इन इंक्रीज, इससे क्या होगा भी आपकी जो निष्पादन है या कार्य वो बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट भी, व्यावसायिक जो कौन कौन से चेंज व्यावसायिक वातावरण में आए भी, प्रबंध के कौन कौन से प्रबंध के परिवर्तन व्यावसायिक वातावरण में आए आपके। तो सबसे पहले है बिजनेस इन्वायरमेंट आपका भी व्यावसायिक वातावरण में। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड अदर बिजनेस हैज नो कंट्रोल, व्यावसायिक वातावरण से उन कारकों कुल योग से जो व्यवसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं और उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता बिजनेस का भी। चेंजेस क्या होता है, ए प्रोमिनेंट फीचर, एक विशेष मुख्य विशेषता है भी आपकी व्यवसायिक वातावरण की कि ये एक डायनेमिक है, गतिशील है भाई। इट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट अंडरगोज कंटिन्यू चेंजेस भी, मतलब इसमें क्या होता है लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते रहते हैं भाई, ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन, उसके बाद पूर्तिकर्ताओं का में परिवर्तन हुई आपका। चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ कंपटीशन, मतलब प्रतियोगिता की प्रकृति में परिवर्तन हुई आपका। चेंज एटीट्यूड ऑफ जनरल पब्लिक, सामान्य जो जनता है उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुई आपका। चेंजिंग इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम बिजनेस, जो लोगों का व्यवसाय से जो उम्मीदें हैं उसमें परिवर्तन हुई। चेंजिंग इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन, एक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन, जो कानूनी जो नियम हैं उनमें परिवर्तन हुई आपका। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए निरमा जो कंपनी की एक उदाहरण दे रखे आपका, निरमा कंपनी ने क्या किया अभी, कैन बी गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्स भी, जो प्रबंध के रिस्पॉन्स के बारे में इन्होंने बताया गया कि व्यावसायिक वातावरण किस प्रकार परिवर्तन करता है। सम टाइम एगो, कुछ समय पहले निरमा कंपनी जो थी उसने क्या किया भाई, पॉपुलरली थी भाई इसका ब्रांड, अपने ब्रांड के नाम से भाई उसने एक जो है वॉशिंग शॉप, नहाने का जो या कपड़े धोने का जो साबुन था वो मार्केट में लॉन्च किया भाई आपका। इनकरेज्ड बाई इट्स सक्सेस, इसकी सफलता के बाद कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इंट्रोडक्शन किया एक टॉयलेट शॉप भी, एक टॉयलेट शॉप को परिचित कराया बाजार में। दिस प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो रिसीव्ड वेल इन मार्केट, ये बाजार में आसानी से मिल जाता था। इन दिस वे निरमा कंपनीज मेड एन एनवायरमेंट एनालिसिस भी, इस प्रकार क्या किया कंपनी ने जो है वातावरण का विश्लेषण किया। एंड रीच द कंक्लूजन, और एक निष्कर्ष पहुंची, द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफर्ड सम अपॉर्चुनिटीज, जो बाहरी वातावरण है ना वो कुछ अवसर प्रदान करता है भाई कंपनी के लिए। इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज, इन अवसरों का हमें लाभ उठाना चाहिए। द कंपनी ब्रोट आउट अबो मेंशन 2 प्रोडक्ट इन द मार्केट, कंपनी ने क्या किया 2 प्रोडक्ट बाजार में उतारे। हैंस द स्ट्रेटेजी ऑफ लॉन्चिंग 2 न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट इज द डायग्नोसिस द एनवायरमेंट एनालिसिस, ये किस प्रकार उतारी इन्होंने व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण करने के बाद ही भी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ निरमा कंपनी अपीयर इन द टू बी डेंजर फॉर द रिवल कंपनी भी, जो इसकी प्रतियोगी कंपनी थी ना उनके लिए एक प्रकार से खतरे के रूप में उभरी हुई निरमा कंपनी। द मेन रिवल कंपनीज वर गोदरेज एंड हिंदुस्तान लीवर भी, जो मुख्य इसकी प्रतियोगी कंपनी थी वो कौन सी थी भाई, गोदरेज और हिंदुस्तान लीवर भी।
दिस कंपनीज अंडरगोज द एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी। इन कंपनियों ने भी क्या किया, बाहरी वातावरण का गहन विश्लेषण किया। दिस एनालिसिस देम टू कंक्लूजन दैट देयर वाज ए डेंजर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी। तो उन्होंने विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि बाहरी वातावरण उनके लिए क्या है, खतरा है भाई। दिस डेंजर वाज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन। ये क्या था, ये खतरा उनकी प्रतियोगिता को बढ़ाता है। कीपिंग इन द डेंजर इन व्यू देयर कंपनीज मेड इन इवोल्यूशन टू देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसका विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अपनी कमजोरी और उन्होंने अपनी ताकतों को समझा। एंड द कंपनी ब्रोट न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट इन द वे ऑफ डायग्नोसिस इन्वायरमेंट एनालिसिस भी। तो उन्होंने क्या किया, वो नए प्रोडक्ट जो बाजार में लेके आई वातावरण विश्लेषण करने के बाद। द गोदरेज कंपनी इंट्रोड्यूस विकिल एंड हिंदुस्तान लीवर प्रोटीन इन ब्रिज इन मार्केट भी। तो जो गोदरेज कंपनी थी उन्होंने क्या किया भाई, विजिल नाम का एक प्रोजेक्ट लेके आई, और जो हिंदुस्तान लीवर थी वो क्या थी, ब्रिज नाम का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आई भाई आपकी। तो हमें क्या है, व्यावसायिक वातावरण समझने के लिए बाहरी जो घटक होते हैं जो काफ़ी मात्रा में जो विषय को प्रभावित करते हैं उनका विश्लेषण बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो आज का जो 3rd यूनिट का जो चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।